नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से स्वामी चिदभवानंद की भगवद गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धरमदोम से चुनाव लड़ेंगे। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा में भाजपा जजपा ने विश्वास मत हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत में दुस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ। दोनों देश आतंकरोधी कार्रवाइयों में अपनी अपनी विशेषज्ञता और कौशल का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने $1 खरब 90 अरब का कोविड-19 राहत विधेयक पारित किया। महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली में विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज उत्तर प्रदेश का मुकाबला गुजरात और मुंबई का सामना कर्नाटक से होगा। और रोजर फेडरर चोट के बाद 13 महीने बाद आज कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डैन इवांस के साथ खेलेंगे। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिदभवानंद की भगवद गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे और इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवद गीता के इस संस्करण की 5 लाख से अधिक प्रतियां बिकने के सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वामी चिदभवानंद जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित तिरुपराथुरी में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। उन्होंने 186 पुस्तकें और सभी प्रकार की कृतियों की रचना की है। गीता पर उनका विद्वतापूर्ण कार्य इस विषय पर अब तक लिखी पुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का तमिल संस्करण में, जिसमें उनकी टिप्पणियां भी शामिल हैं, सन 1951 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद 1965 में उसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनके अनुयायियों ने इस पुस्तक का तेलुगु, उड़िया, जर्मन और जापानी भाषाओं में अनुवाद किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। श्री मोदी कल संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। गुजरात सरकार आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रव्यापी शुरुआत के लिए तैयार है। कल हो रहे इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 1930 के महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने से जुड़े भव्य समारोहों की शुरुआत हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े पड़ावों में से एक है और इसकी पुनरावृत्ति की तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। अहमदाबाद में ऐतिहासिक साबरमती आश्रम से जुड़ी सभी सड़कों को खूबसूरती से रंगों और रोशनी से सजाया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य में 75 स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी कल ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति को हरी झंडी दिखाने के समारोह के दौरान साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल राजकोट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के मंत्रियों और सांसदों सहित अन्य प्रमुख नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में
में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साबरमती आश्रम के समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश दुनिया भर में फैलाने के लिए सबको शताब्दी संकल्प 2047 दिलवाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में शौर्य स्मारक पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये समारोह आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी भारत की आजादी के 75वें साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार है। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 मार्च को आयोजित होगा। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्य प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शौर्य स्थल पर शहीदों के सम्मान में माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN को कालातीत आरक्षित राशि के रूप में स्वीकृति दे दी। वित्त अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क की वसूली से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में राजस्व आता है। इस निधि के माध्यम से किफायती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाए जाते हैं। अब इस निधि में प्राप्त राशि को खर्च करने की अवधि वित्त वर्ष के अंत तक सीमित नहीं होगी। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे कल पारित किया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक पिछले वर्ष 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद ने मध्यस्थता संशोधन विधेयक 2021 भी पारित कर दिया है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता परिषद में और लचीलापन लाना तथा संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने में सहयोग करना है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री इन दिनों गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत रूस में अंतरिक्ष उड़ान का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण जल्द ही पूरा हो जाएगा। रूस में ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचने की प्रक्रिया से जुड़ी सभी तकनीकी प्रणालियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए सरकार उन्हें डॉक्टर अंबेडकर पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देगी। श्री गुर्जर ने बताया कि 21 फरवरी 2019 को राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विकास और कल्याण बोर्ड के लिए नामांकित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों का गठन किया गया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल वर्चुअल माध्यम से 2 तकनीकी केंद्र और 3 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। तकनीकी केंद्र विशाखापट्टनम और भोपाल में, विस्तार केंद्र श्रीनगर, जयपुर और नागौर में बनाए गए हैं। मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से इन केंद्रों का विकास किया है। तकनीकी केंद्रों में 16,000 से अधिक विद्यार्थी वार्षिक रूप से प्रशिक्षण ले सकेंगे। श्री गडकरी ने 7 उद्यम एक्सप्रेस मोबाइल वाहन की भी शुरुआत की। इनसे दूर दराज के इलाकों में सरकार की योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि अगर देश को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी 3 बड़ी समस्याओं से उबरना है तो रोजगार उपलब्ध कराना ही इसका समाधान है। उन्होंने ज्ञान से संपदा अर्जित करने पर जोर दिया। श्री गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जिलावार विकास योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी केंद्रों को स्थानीय उद्योगों से समन्वय, सहयोग और संपर्क बनाए रखना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने सभी तकनीकी और विस्तार केंद्रों के प्रदर्शन जांच पर जोर दिया और कहा कि पूरी व्यवस्था परिणाम मूलक, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए।
इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने कहा कि लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये केंद्र सामान्य तकनीक से लेकर कई चीजों में सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराना उल्लेखनीय प्रगति है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर घर जल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि 15 अगस्त 2019 से शुरू हुए जल जीवन मिशन से अब तक 3 करोड़ 77 लाख घरों में नल जल उपलब्ध कराया गया है। 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को भी घर में पेयजल मिल रहा है। प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण इसी महीने में वर्चुअली आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के बारे में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बौद्धिक सत्र आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईगोव प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई है और यह रविवार तक चलेगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से परीक्षा के मानसिक तनाव से निपटने के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न माईगोव प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित हैं। संबंधित प्रश्नों का चयन कर इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। देश भर के लगभग 2000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में से विजेता को चुना जाएगा और उन विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी चयनित प्रतिभागी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लेंगे और उन्हें परीक्षा पे चर्चा के एक विशेष किट दी जाएगी। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कल 83 प्रत्याशियों की सूची घोषित की। खबरों के अनुसार 5 मंत्रियों समेत 33 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टी 2 कार्यकाल की नीति का कड़ाई से पालन कर रही है। इस नीति के कारण कई महत्वपूर्ण नेता उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केरल में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ में सीपीएम ने कल 83 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की। इसमें पार्टी के 74 और पार्टी के समर्थन में 9 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदोम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूडीएफ में कांग्रेस के लिए नई दिल्ली में चर्चा होने के बाद प्रत्याशियों की सूची के आज प्रकाशित होने की उम्मीद है। एनडीए में भाजपा के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बीच केरल में विधानसभा चुनावों की अधिसूचना कल जारी होगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। असम में पहले चरण में कुल 283 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रिपुन बोरा और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा सहित कई वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 250 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इस चरण में 5 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 27 मार्च को मतदान होगा। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन चल रहा है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने असम चुनाव के लिए 3 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। असम बोंगाईगांव जिला प्रशासन ने मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में उपायुक्त एमएस लक्ष्मीप्रिया ने बताया कि जिले में 24 महिला मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इनका संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। बोंगाईगांव एलएसी में हमारा 1,75,329 वोटर्स से इस बार हमने बहुत स्वीप एक्टिविटीज किया है, जिसके कारण मैं मानती हूँ कि इस बार फीमेल वोटर्स की संख्या मेल वोटर्स की संख्या से और ज्यादा है। और इस बार हम 24 लोकेशंस में पोलिंग स्टेशंस में ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाया है, जो भी एक बड़ा नंबर है, और एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं। सो टोटली 25 स्पेशल पोलिंग स्टेशन से बोंगाईगांव एलएसी में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है
ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने कल अपने उम्मीदवारों की साझा सूची जारी की। इस चुनाव में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी 171 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 20 सीटें मुख्य सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं तथा 23 सीटें पीएमके पार्टी को आवंटित की गई हैं। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले कल देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार उपस्थित थे। डॉ रमन सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गढ़वाल से लोकसभा सदस्य और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके श्री तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। श्री रावत फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जबकि वर्ष 2013 से 2015 तक वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वे 2012 से 2017 तक टट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य में पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हरियाणा विधानसभा में भाजपा जेजेपी सरकार के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट और विरोध में 55 वोट पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हुड्डा ने 27 कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर से ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय 88 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 40 और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के 10 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के 30 सदस्य हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय सदस्य हैं, जिनमें से 5 का समर्थन सरकार को प्राप्त है। हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 सदस्य का समर्थन भी सरकार को प्राप्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। बाद में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे पार्टी में गुटबंदी से निराश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। श्री चाको ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नहीं किया गया। केरल से आने वाले श्री चाको पिछले 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े थे। तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रतिष्ठित अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति विभिन्न पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 69 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। अन्ना विश्वविद्यालय के अनुसार समारोह के दौरान इंजीनियरिंग और वास्तुकला पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों को डिग्री भी दी जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक-2 कल उत्तराखंड में रानीखेत के निकट चौबटिया स्थित विदेश प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। ये इस महीने की 19 तारीख तक जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 46 सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों सैन्य टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत पर्वतीय या ग्रामीण या शहरी परिदृश्य में आतंकरोधी कार्रवाइयों में अपनी अपनी विशेषज्ञता और कौशल का आदान प्रदान करेंगी। अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने कल $1 खरब 90 अरब के कोविड-19 राहत विधेयक को पारित कर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। कांग्रेस ने पार्टी लाइन के अनुसार 2011 के मुकाबले कृपया इसको दोबारा सुन लें। कांग्रेस ने पार्टी लाइन के अनुसार 211 के मुकाबले 222 मतों से आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी दी। रिपब्लिकन पार्टी के किसी सांसद ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। मतदान के बाद श्री बाइडेन ने ट्वीट कर सहायता प्रस्ताव पारित होने का स्वागत किया। सीनेट में ये विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। रिपब्लिकन सांसदों ने दोनों ही सदनों में एकमत होकर विधेयक का विरोध किया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु इस अवसर पर दुष्टों के संहारकर्ता भगवान शिव की आराधना करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान और भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज माघ मेला 2021 का समापन भी हो रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर, सोमेश्वर और नागवासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। इस स्नान के साथ ही पिछले लगभग 2 महीने से संगम पर चल रहा माघ मेला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इस बीच वाराणसी में शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और वो स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें गर्भगृह के चारों दरवाजों को छूते हुए पूजा करने की इजाजत दी गई है। ऐसा कोरोना संक्रमण के चलते जारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि ये पर्व भगवान शिव और पार्वती के विवाह की याद में मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि का पर्व हेरात धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिन का ये पर्व कल शुरू हुआ था। महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरत के नाम से जाना जाता है, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ वटकनाथ पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडित समुदाय को हेरत महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि त्योहार सुख और समृद्धि प्रदान करें और आने वाले समय में सबों की आकांक्षाएं पूर्ण हों। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर आज तड़के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। महाकुंभ के अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए एकत्र हुए। हरिद्वार में महाकुंभ 12 वर्ष के बाद हो रहा है। रोजर फेडरर ने 13 महीने के बाद कतर ओपन प्रतियोगिता में अपना पहला मैच जीता है। उन्होंने ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी डॉन इवांस को 7-6, 3-6, 7-5 से पराजित किया। ये मैच लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक चला। रोजर फेडरर 2020 में घुटने का 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद पहली बार मैच खेल रहे थे। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच के हाथों पराजित होने के बाद फेडरर ने कोई मैच नहीं खेला था। एक दिवसीय मैचों की विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप में आज दिल्ली में 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच होगा। उत्तर प्रदेश की टीम ने 5 में से 4 लीग मैच जीते हैं और उसने क्वार्टर फाइनल में दिल्ली को 46 रन से हराया। अन्य सेमीफाइनल में मुंबई का मुकाबला कर्नाटक से होगा। इस मैच में 2 प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाजों पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल के बीच दिलचस्प होड़ देखने को मिलेगी। एक दिवसीय मैचों की विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप में आज दिल्ली में 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका। शुक्रिया विशाल। तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने का समाचार आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। बकौल नवभारत टाइम्स, न रेस में न चर्चा में, तीरथ सरप्राइज सीएम। हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार के फिर बहुमत सिद्ध करने को दैनिक ट्रिब्यून ने अहमियत देते हुए लिखा है, औंधे मुंह गिरा अविश्वास प्रस्ताव। सेहत का ध्यान रखने के लिए बनेगा नया फंड। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने का समाचार भी अखबारों में है। चेक बाउंस मामले निपटाने को बनेगी अलग अदालतें, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। अब सभी सैनिक स्कूलों में मिलेगा लड़कियों को दाखिला, अमर उजाला में है। पत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला देने का फैसला किया। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर
स्क्वाड्रन श्रेणी की स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस करंज को मुंबई में नौसैनिक बेड़े में शामिल करने का समाचार देते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है, आईएनएस करंज समुद्र में दुश्मनों की नजर से रहेगा ओझल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से स्वामी चिदभवानंद की भगवद गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धरमदोम से चुनाव लड़ेंगे। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा में भाजपा जेजेपी ने विश्वास प्रस्ताव हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत में दुस्तलित 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ। अमेरिकी कांग्रेस ने $1 खरब 90 अरब का कोविड-19 राहत विधेयक पारित किया। महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली में विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज उत्तर प्रदेश का मुकाबला गुजरात और मुंबई का सामना कर्नाटक से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।